एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर में 7 फेरों वाली सीरीज जो कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया क्लास नोट्स जो है रिवीजन क्लास के तौर पे पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। साथ में हम आप लोगों को यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। जैसे ये मान लीजिए प्रश्न दिया गया है कि 26 जुलाई 1983 को एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम का प्रत्येक वर्ष जो जयंती मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट अभी और आएगा, उसको भी कवर करते हैं। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अब शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है कि कर लेते हैं, आगे है मिसाइल। तो मिसाइल के बारे में बात करें तो ये है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग IGMDP के नाम से जानते हैं, जो कि 26 जुलाई 1983 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो अगर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 26 जुलाई 1983 के द्वारा शुरू किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करें तो ये मिसाइल मैन के नाम से इनको जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करें कि मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को, मिसाइल मैन। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम का प्रत्येक वर्ष जो जयंती मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है छात्र दिवस के रूप में। इसको भी ध्यान रखिएगा, छात्र दिवस। और एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे भारतीय हैं, ऐसे राष्ट्रपति हुए जो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। ये तो हो गया मिसाइल मैन। साथ में ध्यान रखिएगा मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं, तो ये जानते हैं टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जानते हैं, टेसी थॉमस को। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित। अब हम लोग देख लेते हैं और भी आगे। इसमें जैसे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कौन सा कार्यक्रम, तो कार्यक्रम है IGMDP यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर हासिल करना। इस कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि तथा नाग व आकाश मिसाइलों का विकास किया गया है। इसी कार्यक्रम के द्वारा यानी एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम के द्वारा भारत में कई मिसाइलें तैयार किया गया, जिसमें कि है पृथ्वी है, त्रिशूल है, अग्नि है, नाग है, आकाश है। इस तरह का ये जो मिसाइल है इसको तैयार किया गया है। आगे है भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का नाम है निर्भय। इसको ध्यान रखिएगा, भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का क्या नाम है, तो वो है निर्भय। और ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और देखिए इसको अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, पृथ्वी, त्रिशूल जो इस कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है क्या है, पटना। देखिए क्या याद रखा गया, पटना, PATNA। P से हो जाएगा आपका पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग और A से हो जाएगा क्या, आकाश। इस तरह से इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के द्वारा जो शुरुआत किया गया था भारत में, कौन कौन सा मिसाइल था। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखें हम लोग, पटना याद रखें, PATNA। P फोर हो जाएगा पृथ्वी, A फोर हो जाएगा अग्नि, T फोर हो जाएगा त्रिशूल, N फोर हो जाएगा नाग और A फोर हो जाएगा आकाश। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वेद। वेद के बारे में बात करें, एक तरफ में वेद है, दूसरे तरफ में उसका उपवेद है, और उस उपवेद के तीसरी तरफ में है रचनाकार की इस उपवेद की रचना किसने किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितना है, 4। इन सभी चारों वेदों में से सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद का उपवेद है जिसको कि हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं।
ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो वो आयुर्वेद है, जिसके की रचनाकार है धन्वंतरी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरी, जिसके रचनाकार है। उसी तरह यजुर्वेद की बारे में बात करें तो यजुर्वेद के उपवेद का नाम है धनुर्वेद, और इस धनुर्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र। सामवेद, सामवेद जो है इसके जो उपवेद हैं वो एक गंधवेद, और गंधर्वेद के जो रचनाकार हैं वो है भरत मुनि। अब है अथर्ववेद, अथर्ववेद के जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा है। तो इस तरह से ये वेद था, उपवेद था, और उसके रचनाकार थे, उपवेद के रचनाकार। आगे है ग्रीन मफलर। ये क्या है ग्रीन मफलर? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। बढ़िया है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। प्राश्रय तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से अधिक होती है। प्राश्रय तरंग जो होते हैं इसकी आवृत्ति कितना होती है? 20 हर्ज से अधिक होती है, जिसका उपयोग चमगादड़ करती है। यानी कि चमगादड़ को सुनने का जो तरंग है वो कौन सा तरंग होता है? तो वो पराश्रय तरंग होता है, और पराश्रय तरंग का जो माप होता है वो 20 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिनका उपयोग कौन करता है? वो चमगादड़ करता है। वायु प्रदूषण का संबंध लाइकेन से भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि वायु प्रदूषण का संबंध किससे? लाइकेन से है। कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध है उसी को लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। आगे है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवक का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, और शैवाल का जो अध्ययन कहते हैं उसको फाइकोलॉजी वो कहलाता है। अब है जैव विविधता। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था। यानी भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी कानून ये कब बना? तो 2002 में ये बना। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास और सबसे कम ध्रुवों पर पाई जाती है। यानी विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास, और सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? वो ध्रुवों पर। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षावन जो ब्राजील में पाई जाती है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक विश्व में जो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? अमेजन वर्षावन में के पास पाई जाती है, और ये अमेजन वर्षावन कहाँ पर? तो ब्राज़ील में पाई जाती है। इस अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं? तो ये अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। आगे है भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। वो कौन कौन है? पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंदरलैंड है, और है उत्तर पूर्वी हिमालय। ये जो 4 ऐसे जैव विविधता क्षेत्र है जो हॉट स्पॉट है। अब मृदा के बारे में बात करते हैं। मृदा यानी मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक जल धारण करने वाली मृदा काली मिट्टी। जल धारण यानी कि सर्वाधिक जल सोखने वाली जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मृदा भी कहा जाता है। यानी कि काली मिट्टी का ही अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, या इसी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार में पाई जाती है। यानी काली मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है दक्कन के पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ भारत में सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पीट मृदा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। पीट मृदा में पीट मृदा यानी मिट्टी में पीट मिट्टी किस प्रकार के वनस्पति में पाई जाती है? तो वह है मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाती है। आगे है चरनिज्म मृदा जो होता है वो पृथ्वी काली मृदा कहा जाता है। चरनिज्म मृदा को पृथ्वी काली मृदा कहा जाता है। आगे है अपवर्तन व परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन के बारे में बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदलता है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके अपनी दिशा बदल लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। और परावर्तन के बारे में बात करें तो परावर्तन है
जब प्रकाश किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे अधिक गति किसमें होती है? निर्वात में। प्रकाश की सबसे अधिक गति होती है निर्वात में, और निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, ध्वनि गमन नहीं कर सकता, यानी कि ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ पर होती है? जो जहाँ नहीं जा सकता है तो वह है निर्वात। ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है वो ठोस में होती है। ये बढ़िया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो वो ठोस में होती है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा दिखाई देना, ये अपवर्तन का प्रमुख उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, जल में डूबी वस्तुओं का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन का प्रमुख उदाहरण है। उसी तरह से हीरे का चमकना, मृग मरीचिका बनना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अब है विश्व के महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। जैसे विश्व हैं, पूरे इस विश्व में 7 महाद्वीप हैं। कितना है? 7 महाद्वीप। और इस 7 महाद्वीप में कौन सा सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा चोटी है उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले ये जो 7 महाद्वीप हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसी को महादेश भी को बोलेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा महादेश है। इस एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और थोड़ा सा अगर हम लोग जिक्र करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। और इस नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर इसको किस नाम से जानते हैं? तो ये सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। ये एशिया के साथ साथ में पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी है। वो क्या, उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऊंचाई 8,848 मीटर। उसी तरह उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है तो इसका नाम है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, इसी को माउंट देनाली के नाम से भी जानते हैं। अब है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एकांकगुआ है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्ब्रूज। अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी वो है माउंट विसन मैसिफ। ये अंटार्कटिका जो है इसको श्वेत महादेश के नाम से भी जानते हैं। श्वेत महादेश, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। श्वेत महादेश के नाम से किसको जानते हैं? ये है अंटार्कटिका। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व की सबसे छोटा महादेश है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोसियोस्को। माउंट कोसियोस्को जो है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे ऊंची चोटी है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? तो वो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल का जो उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ मंदिर की शैलियाँ, स्थापत्य कला की शैलियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें ना तो नागर शैली आता है। ये जो नागर शैली है ये उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। उत्तर भारतीय मंदिर का जो निर्माण किया जाता है और जिस वास्तुकला से निर्माण किया जाता है तो वो वास्तुकला का नाम है नागर शैली। इस शैली के यानी नागर शैली के से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है उसका नाम, जैसे कि बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो वो है नागर शैली में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो वो है ओडिशा में, और इसी कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है जो राजस्थान में है और मारू गुज्जर शैली से निर्मित, ये इसका जो प्रमुख शैली है वो नागर शैली ही है। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, जो पंचायतन शैली वो नागर शैली से बना हुआ है। उसी तरह से देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, ये भी नागर शैली का उदाहरण है।
अब द्रविड़ शैली के बारे में बात करें तो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है। दक्षिण भारत में जो जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, जिसमें से कि बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है इसका प्रमुख उदाहरण है। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है इसका प्रमुख उदाहरण, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही है। उसी तरह ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये भी तमिलनाडु में है और द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। बेसर शैली का होयसल मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है, बेसर शैली से निर्मित है होयसल मंदिर जो कहाँ पर है, कर्नाटक में। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना हुआ, हुमायूं का मकबरा जो है किस शैली में बना हुआ है, वो चारबाग शैली में बना हुआ। हुमायूं का जो जीवनी है ना, हुमायूं नामा, इसके लेखक है गुलबदन बेगम, इसको याद रखिएगा। हुमायूं की जीवनी, हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। अब है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे जातक कथा है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी इसमें वर्णन है। जातक में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जातक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म। जातक एक पवित्र ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अंदर में बुद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध के जो पुनर्जन्म का कहानी है इसमें वर्णन है। उसी तरह हीनयान व महायान बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। इसका निर्माण चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था ये कुंडल वन में हुआ था और ये कुंडल वन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। उसी तरह जैन धर्म, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। और आगे है जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत क्या क्या है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ये जो ब्रह्मचर्य है ये 5वां महाव्रत है। ये 5वां महाव्रत को जो जोड़ा है वो कौन जोड़ा है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना। वैसे ये 4 महाव्रत जो है अहिंसा, अस्तेय, सत्य है और अस्तेय है और एक अपरिग्रह है। ये 4 महाव्रत जो दिया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जो पाशवनाथ थे, उन्होंने ये दिया है। और इस जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा नाम की बात करें तो ये दिया गया है www। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है यानी पूरा नाम होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसी तरह वाईफाई WIFI का जो पूर्ण रूप होगा वायरलेस फैसिलिटी होता है। तो ध्यान रखिएगा। LAN का पूर्ण रूप जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसी तरह MRI का पूर्ण रूप जो होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग होगा। LCD का जो पूर्ण रूप होता है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। CRT का जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब होता है। HTTP का जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पूर्ण रूप। जैसे LED का बात करें तो ये और भी LED लाइट इमिटिंग डायोड होता है। रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का होगा रीड ओनली मेमोरी। निफ्ट का होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। OTT जो होता है ओवर द टॉप होता है। उसी तरह UPI है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ये एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है। UPI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। RTGS जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS। उसी तरह USB की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो पूरा नाम था। अब हम लोग तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया जो कि कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज़ का ये क्लास नोट्स के रूप में हम लोग पढ़ें रिवीजन क्लास के तौर पर, और साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ें। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग जाने से पहले निश्चित रूप से वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।